जी मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर पार्ट बी मेरे भाई 109 का। अच्छा मेरे भाई, हमारा एक ना चैप्टर है बड़ा नन्ना मुन्ना सा। इसमें से ना क्वेश्चंस आते हैं तीन तरह के। कितनी? एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जी। कभी कभी वो 4-5 नंबर के, 3 नंबर के एमसीक्यूज, 2-3 नंबर के एमसीक्यूज दे देते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन बना के दे देता है, जिस तरह भी रिसेंट अटेम्प्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन आया। कितने मार्क्स का? और पूछा पता उसने क्या? अभी हम करेंगे वो डिस्कस इंशाल्लाह। बताएं कौन से एसेट है, नहीं है, लाइबिलिटी है, नहीं है। तो भाई बात समझ आई? ये छोटी छोटी आसान आसान बातें। फिर मेरे भाई उसने तीसरी किस्म ये है बच्चों, थ्रेटिकल बातें हैं इसमें ना ज्यादा। और तीसरी किस्म है मेरे भाई, वो पूछ ले मतलब थ्रेटिकल बातों में कुछ और चीजें भी हैं, सिर्फ इनकम एक्सपेंस ये नहीं है मेरे भाई। फिर इसके अलावा एक और किस्म भी है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है इस क्वेश्चन में से। सही है जी। वो एक ही न्यूमेरिकल है इस क्वेश्चन में, बस एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, इस तरह की बातें। वो उसी में से एक क्वेश्चन बन जाता है न्यूमेरिकल। तो 3 तरह के क्वेश्चंस। मैं इस चैप्टर की मैक्सिमम वेटेज जो है ना वो 5-6 नंबर की है। कितने की है? और मिनिमम 2 नंबर एमसीक्यूज में आ सकते हैं, 1 2 3। सही है मेरे भाई? ले ली। अगर उसने क्वेश्चन ना पूछा तो फिर मेरे भाई वो एमसीक्यूज के अंदर इसको टेस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा भैया? एमसीक्यूज के अंदर इसको टेस्ट कर लेगा। ले मेरे भाई, आइएगा जरा इधर। पर्पद इसका क्या है? ये तो जल्दी जल्दी से बस जो मैंने हाईलाइटेड चीजें की है ना, बस उनको एक आधे मिनट में पढ़ना है, दोबारा शायद पढ़ने की फिर जरूरत आपको नहीं है। ये एमसीक्यूज के लिए है जी। कहता जी पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का पहले मतलब समझ लें। इसका मतलब है जी, एक है जी हर स्टैंडर्ड के बारे में उसने गुफ्तगू की अलहदा अलहदा। क्या की बच्चों? जिस तरह मैं आपसे बात करूं, एक होती है बच्चों स्पेसिफिक बात, एक होती है जनरल बात। IS 16, IS 23, IS 20। सही है बच्चों, ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं। एसेट को कब किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, सही है जी, कब लाइबिलिटी किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह की बातें ना, ये सारी बातें उसने मोटी मोटी जनरल बातें। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, सही है जी, कॉस्ट, करंट कॉस्ट किसे कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट किसे कहते हैं, ये जनरल बातें ना उसने इस चैप्टर के अंदर ना हमें बताई हैं। जनरल बातें क्या मेरे भाई? बाकी फिर स्पेसिफिक बातें हर स्टैंडर्ड की अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। सही है मेरे भाई? और भाई बात समझे हैं? अगर कोई स्टैंडर्ड ऐसा है जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऐसा जिसके बारे में स्पेसिफिक गाइडलाइन किसी चीज के बारे में नहीं लिखी, तो मेरे भाई फिर हम आके क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड के अंदर जो गाइडलाइंस दी हैं इसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। ओके मेरे भाई? बात समझे हैं? और बात समझे हो ना? यानी IS 16 में कहता है एसेट को किताबों में कब रिकॉर्ड करना। बताएं शाबाश। 2 कंडीशन, जब कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और दूसरी बात क्या है जी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। ये स्पेसिफिक बात है। क्या है मेरे भाई? और बात समझे हैं जी? अगर किसी स्टैंडर्ड में कोई स्पेसिफिक बात नहीं लिखी तो जनरल गाइडेंस के लिए ये वाला, ये जनरल गाइडेंस के लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ओके मेरे भाई? और बात समझ आई है? अच्छा, कह रहा पर्पस क्या? टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जनरल पर्पस कहता है टू असिस्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक बोर्ड होता है बच्चों, IASB उसका नाम है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके अंदर ना मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही है जी। ये काम क्या करते हैं? डेवलप IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक बोर्ड है बच्चों, उसका नाम क्या है जी? IASB। वो काम क्या करते हैं जी? IFRS डेवलप करते हैं। टू असिस्ट प्रिपेयर ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असिस्ट करना यानी प्रेपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, इसके लिए जनरल गाइडलाइंस इधर दी गई हैं। कहता टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। कहता जी कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अप्लाई करनी है। कहता जी व्हेन नो स्टैंडर्ड अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, और कहता अगर किसी स्टैंडर्ड में कोई उसने बात नहीं की, सही है बच्चों, उधर से जवाब नहीं मिल रहा, तो ये जनरल बातें आपने फिर अप्लाई कर देनी है। ओके मेरे भाई? आप ये हाईलाइट करते जाएं। असिस्ट इन द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू असिस्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कहता टू असिस्ट ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट
स्टैंडर्ड्स, ये एक दो दफा पढ़ना, एमसीक्यूज में चीजें आती हैं। टू असिस्ट ऑल पार्टीज का मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कहता है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट स्टैंडर्ड्स, टू कंट्रीब्यूट द स्टेटेड मिशन ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन एंड आईएएसबी। कहता जी कंट्रीब्यूट करना जो मिशन है किसका, आईएफआरएस फाउंडेशन एंड आईएएसबी। आईएएसबी उस बोर्ड का मिशन क्या होगा कि बच्चों हम जो काउंटिंग करें वो कंसिस्टेंट हो, सही है बच्चों, अकाउंटेबिलिटी हो, सही है बच्चों, ट्रू एंड फेयर, इस तरह की बातें। कहता है जी ट्रांसपेरेंसी हो, सही सही बातें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जी अकाउंटेबल होना। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है जी, पूछताछ करना ना जी, अकाउंटेबल करना, अगर कोई चीज गलत है तो किसी से सवाल किया जाए। कहता एंड एफिशिएंसी टू फाइनेंशियल मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, एक दो दफा पढ़ना है जी। इसका पर्पस क्या है, असिस्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, असिस्ट करना बच्चों आईएएसबी बोर्ड को, और मेरे भाई असिस्ट करना बच्चों अदर पार्टीज को, सही है जी। और इसका पर्पस क्या है जी, जो मिशन है आईएएसबी का कि जी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह बनाएं अकाउंटेबिलिटी हो सके, सही है जी। ये चीज इधर क्यों आ रही है, इसका जवाब होना चाहिए ना भाई, इतनी मुंह उठा के जो दिल करता है जिधर लिखते जाओ। कोई बात समझे हो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है जी, साफ शफाफ। उसके बाद कहता है टू प्रोवाइड फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, फॉर स्टैंडर्ड्स, ये बुनियाद है स्टैंडर्ड्स की, दैट कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसपेरेंसी बाय एनहांसिंग इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल। सही है बच्चों, ये कर लोगे इस तरह हाईलाइट, ये सारी बातें नहीं पढ़नी, बस ठीक है, ये हाईलाइटेड पढ़ना है। कहता है ये बुनियाद है किसकी, स्टैंडर्ड्स की, आईएफआरएस की एंड आईएएस। आईएएस कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद बच्चों फिर जो है ना, अब ये नहीं इस्तेमाल होता, ये पुराने हैं। अब जो है ना कोई चीजें जो नया स्टैंडर्ड आया तो उसे आईएफआरएस कहते हैं। ओके जी, अच्छा आईएएस कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जी, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स ही हैं। पुराने वक्तों में इन्हें आईएएस कहा जाता था ना, अब जो है आईएफआरएस कहा जाता है। अब जो नया स्टैंडर्ड आता है तो आईएएस का नाम नहीं दिया जाता, आईएफआरएस का दिया जाता है। टू प्रोवाइड द फाउंडेशन और स्टैंडर्ड्स IAS and IFRS that strengthen accountability by reducing the information gap। कहता है जी ये ना इससे फायदा क्या होता है, हमने जनरल गाइडलाइंस दी हैं, इससे जो गैप होता है ना यूजर्स के दरमियान, कहता है वो क्या हो जाता है बच्चों, कम होता है। क्या होता है, बस इसको ना एक दफा पढ़ लेना, एमसीक्यू है तो टिक लगाएं पर्पस पे। कहता है टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब देखें, दिस इज द फाउंडेशन टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी, दिस इज द फाउंडेशन टू, बोले शाबाश, टू रिड्यूस गैप बिटवीन यूजर्स, सही है जी, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो। इट इज द फाउंडेशन दैट, ये तो हो गया, फाउंडेशन टू डेवलप स्टैंडर्ड दैट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी काउंटर। एक ही बात, वही बातें बार बार कर रहे हैं। ओके बच्चों, एक दफा पढ़ लेंगे घर जाके हाईलाइटेड, सारे नहीं पढ़ने की जरूरत, जो हाईलाइट किया बस वही ले मेरे भाई, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता इसमें कितने कौन कौन सी चीजें हमने डिस्कस करनी है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यार ये तो मेरा ख्याल आपको पता ही है। हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट होता है बच्चों, और क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, और बच्चों कैपिटल। एसेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। कहता जी एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, और आगे कहता है इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, इट इज द राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अच्छा बच्चों ये मैं थोड़ा सा ना स्पीड से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आईटीए वाली बातें हैं, ये आपने पहले पढ़ी हुई हैं, आपको पता भी है। मेरे मासूम दोस्तों मुझे एक सवाल का जवाब दें, मेरे चांद, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। मासूम दोस्तों, आप किसी चीज को एसेट कब रिकॉर्ड करते हैं, जब उसमें तीन बात, अच्छा ये तीसरी जो है ना, ये बस ऐसे शर्त ही है, ये कितनी कोई अहम बात नहीं है। जब किसी भी चीज में मेरे भाई क्या हो, दो मेन बातें पाई जाएं, इकोनॉमिक रिसोर्स हो, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, वो चीज आपके पास होनी चाहिए प्रेजेंट, और आप उसे कंट्रोल करें। कंट्रोल का मतलब ऑनरशिप समझ लें बस आप, सही है भाई, कंट्रोल ऑनरशिप। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं, इस अटेम्प्ट में ही सवाल आया था, मुझे बताएं जी आपके पास बड़ी स्किल्ड लेबर है, क्या है, इसी तरह का सवाल था शायद, स्किल्ड लेबर है जी, क्या है बच्चों, उससे आप फायदा ले रहे हैं, क्या वो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है? हाँ रिसोर्स तो है, नहीं रिसोर्स तो है ना, हर वो चीज जिसके अंदर ताकत है बेनिफिट देने की, वो रिसोर्स तो है। लेकिन मेरे भाई हर इकोनॉमिक रिसोर्स को आप एसेट नहीं कहते। एसेट के अंदर दो चीजें पाई जानी चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्स तो हो प्लस बच्चों कंट्रोल या ऑनरशिप भी होनी चाहिए। क्या एम्प्लॉयज हमारी ऑनरशिप में है? क्या एम्प्लॉयज के ऊपर बच्चों कंट्रोल नहीं होता? आप एग्रीमेंट कर भी लेना
तो अगर आप कर भी लेना जी, वो अवॉइड हो, क्या आप उसे कहते हैं ना जी 3 साल का एग्रीमेंट, आप कहीं भी नहीं जा सकते एम्प्लॉयमेंट से, भाई इसकी कोई हैसियत नहीं है। सही है जी। जी, वो कहते हैं भाई देखो असल में आप 1 महीने का, असल में जो लीगल है ना वो 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस देके आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ओके मेरे भाई, और सही है ना जी, वो एक लीगल टर्म्स है। सही है भाई, बात समझे हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते, आपका उन पे कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है मेरे भाई? हाँ, इकोनॉमिक रिसोर्स है, हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट नहीं होगा। ये बात समझ आई भाई? बात समझ आई? अच्छा, लाइबिलिटी क्या होती है बच्चों? जिम्मेदारी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। ओके भाई। अच्छा, लाइबिलिटी क्या होती है बच्चों? आज खड़े होके आपने देखना क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है या नहीं। टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है वैसे, कोई बता सकता है? हर वो चीज जिसके अंदर ताकत होती है बेनिफिट देने की। बिल्डिंग क्या इकोनॉमिक रिसोर्स है? चाहे वो रेंट पे है, चाहे वो, बोलो शाबाश, चाहे वो हमारी अपनी है, रेंट वाली भी इकोनॉमिक रिसोर्स फायदा तो दे रही है। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, बच्चों व्हीकल, सही है, लैपटॉप, सही है, इंसान, वो भी इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। हाँ, लैपटॉप, एसी, ये सारी चीजें इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। हाँ, अगर ये हमारी ऑनरशिप में भी है तो फिर ये एसेट बन जाएंगी। ओके मेरे भाई। कहता लायबिलिटी, लायबिलिटी कैसे अदा होती है जी? कहता तो ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स जो है बच्चों आप ट्रांसफर कर दें, अगर अगली पार्टी जो है वो राजी है तो बच्चों आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? पे ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जरूरी नहीं है कि कैश या बैंक ही आपने पैसे ही देने हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं, आपने किसी से चीज खरीदी, आप कहते हैं कि सर ये ना क्या उसका नाम है, इसके बदले में मैं आपको ना, मैंने आपसे बाइक खरीदी, इसके बदले में यही इसी कीमत का मोबाइल मैं आपको दे रहा हूं। अब आपने ट्रांसफर क्या किया? इकोनॉमिक रिसोर्स। बात समझ आई भाई? हो सकता है इकोनॉमिक रिसोर्स कोई चीज हो या फिर वो पैसे हो। भाई बात समझ आई? ले सर, आई बच्चों लायबिलिटी तो आपको पहले ही पता है। रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चों, रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब है बची हुई अमाउंट। क्या बच्चों? इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द, इसको ऐसे समझते हैं, एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। बच्चों ये सारे जो एसेट्स हैं ये ऑनर के नहीं है। सही है बच्चों, ये शेयर होल्डर्स के नहीं। कहता है जो बच जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी, बचा हुआ जो होगा ना, ये क्या है बच्चों? इसे कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं चांद? और बात समझे हो? अच्छा, इनकम किसे कहते हैं? कहता इनक्रीज इन एन एसेट, एसेट के इंक्रीज होने की वजह से। कहता लायबिलिटीज के डिक्रीज होने की वजह से। डेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। कहता और कहता इनकम वो चीज है जिससे एसेट बढ़े, लायबिलिटी क्या हो? ये इसकी एग्जांपल दो ना, एग्जांपल दो, एसेट बढ़े। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये इनकम है। कहता जी लायबिलिटी डिक्रीज हो, IAS 20 में एग्जांपल मौजूद है, एनपीओ के अंदर एग्जांपल मौजूद है। मेरे भाई मैं IAS 20 जी, आपको बच्चों गवर्नमेंट से ग्रांट मिली 3 साल की, फौरन किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप इसे डेफर्ड ग्रांट कहेंगे। सही है मेरे भाई जी, डेफर्ड ग्रांट, अनअर्न्ड, जो भी करना है आपने वो मेरे भाई आप रिकॉर्ड करेंगे, और 3 सालों की बेसिस पे आप लायबिलिटी को कम करते जाएंगे। डेफर्ड ग्रांट या जो भी आपने लिखना है, मैं तो अनअर्न्ड लिखा, डेफर्ड ग्रांट क्या हो जाएगी मेरे भाई? डेबिट। और इनकम क्या हो जाएगी? लायबिलिटी के डिक्रीज होने की वजह से इनकम क्या होगी मेरे चांद? अगर कभी कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देख लीजिएगा। ओके भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ये होनी चाहिए, ये मैच होनी चाहिए। अगर इधर जीरो है तो बच्चों इधर प्लस होगा तो इधर भी ये, और बात समझ रहे हो? इस तरह करके कुछ होगा जी मेरे भाई। आगे कहता जी इनकम की वजह से आपकी इक्विटी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे ही होता है ना। अदर देन दोज रिलेटिंग टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ द इक्विटी क्लेम्स। अब ये बात समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है कि बता सकते हैं? कहता अगर ऑनर घर से कुछ ले आए तो ये मेरे भाई इनकम नहीं है। आप तो खैर आपका कॉन्सेप्ट माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया, आप एनपीओ का चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन होती है मेरे भाई, ये जो वो जो था लेगेसी फी, और बात समझो मैं उसके साथ हल्का सा लिंक कर रहा हूं। लेगेसी फी जो थी वो जो क्या उसका नाम है जी, उसको हमने क्या ट्रीट किया था? इनकम तो नहीं किया था, फंड्स में लेके गए थे, याद है? मैंने कहा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो चीज ऑनर घर से लेके आता है उसे कैपिटल कहते हैं, इनकम नहीं कहते। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के केस में वो जो फाउंडिंग मेंबर जब कुछ लेके आते हैं तो आप कैश डेबिट करते हैं, फंड क्रेडिट करते हैं। डन बच्चों, आई बात समझ? वो कहता ये कहना चाह रहा है, कहता जी जो ऑनर घर से लेके आएगा ना उसको इनकम नहीं आपने कहना। इनकम कब होती है? जब एसेट बढ़े।
कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जब आपकी लायबिलिटी कम हो, इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट। वो मैंने IAS 20 की एग्जांपल दी आपको। और मेरे भाई और कोई एग्जांपल दे सकते हैं जी? और कहता जब आपकी इनकम आपकी बढ़ती है तो सीधी सी बात है, जब इनकम बढ़ेगी तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। सही है भाई? इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम की वजह से प्रॉफिट होता है। क्या होता है चांद? और प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड होता है इक्विटी में। डन मेरे भाई? एक्सपेंस किसे कहते हैं? कहता है डिक्रीज इन एन एसेट। किस तरह? कोई एग्जांपल दे। डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और जी जी सीधा रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। चांद क्या हो गया? और बात समझे हो जी? कहता इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल या क्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। कहता डिक्रीज इन इक्विटी, इसकी वजह से क्या होती है जी? इक्विटी डिक्रीज होती है, आपका कैपिटल कम होता है। अदर देन दोस, कहता टू डिस्ट्रीब्यूशन टू द होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम। ये डिविडेंड की बात कर रहे हैं। कहता डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है बच्चों, ये बात याद रखना। डिविडेंड चांद एक्सपेंस, और बात समझ आई है? डिविडेंड चांद एक्सपेंस नहीं है। डन 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 मेरे भाई? कहता कंट्रीब्यूशन, अच्छा अदर चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड क्लेम्स। कहता कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम, यानी ये रिसोर्स इन्होंने प्रोवाइड किया ना, इसे कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू देम, इन्हें क्या कहते हैं? डिविडेंड। ओके, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता भाई। ड्राइंग एक्सपेंस कैसे हो सकता है? ड्राइंग तो विड्रॉल्स हैं, इससे कैपिटल कम होता है। ये कॉन्ट्रा है किसका? कैपिटल का। डिविडेंड भी विड्रॉल्स ही है ना। ये आपने जो प्रॉफिट आया उसमें से पेमेंट की है ना, यानी करनी है आपने डिविडेंड देना है। क्या देना है बच्चों? इस वजह से भी कहता है इकोनॉमिक रिसोर्स चेंज होता है। क्या होता है बच्चों? जब आपने डिविडेंड दिया, आप एंट्री क्या करते हैं? डिविडेंड, आप कहते हैं जी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। जब पेमेंट करेंगे तो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स कम होगा ना, डिविडेंड पेएबल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। आई मेरे चांस समझ बात? उसके बाद बच्चों ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। कैश या बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ओके बच्चों, आगे कहता है इकोनॉमिक रिसोर्स चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज डेट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्विटी। कहता जी आपने एक्सचेंज कर लिया एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट। सही है जी? लायबिलिटीज एक्सचेंज करनी। क्या करनी भैया? लायबिलिटीज भी एक्सचेंज हो सकती हैं। नहीं, कॉन्ट्रा सेटलमेंट तो वो लायबिलिटी नहीं है ना। आपने जी इधर देखें, एसेट कैसे जी? इकोनॉमिक रिसोर्स है ना, ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। आपने एसेट एक्सचेंज कर लिया, ये 16 में इसकी एग्जांपल मौजूद है ना, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। कहता बगैर इंक्रीज किए इक्विटी के। इसका क्या मतलब है? नहीं इम्पैक्ट। कैसे नहीं आएगा इक्विटी पे इम्पैक्ट की? शाबाश, नहीं, इसका मतलब ये है नो प्रॉफिट नो लॉस। आई बात समझ? और बच्चों बात समझ आई है? ये कहना चाह रहे हैं। डन मेरे भाई? अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 कहता क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव का मतलब समझाएं। क्वालिटेटिव का मतलब समझाओ बच्चे। खसूसियत ना, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है तादाद और क्वालिटी का मतलब होता है मेयार। क्या जी? कहता जी मेयार ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जरा बातें ना गौर से सुननी है। अब ये ना एमसीक्यूज बनते हैं चांद, इसमें से क्या बनते हैं? एमसीक्यूज बनते हैं। क्या बनते हैं चांद? एमसीक्यूज। 2.1 क्या बच्चों? 2.1 जी। अब इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। कहता है जी इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। कहता है डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन कब यूजफुल होगी? डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन कब बच्चों यूजफुल होगी? क्या कहना चाह रहा है? इंफॉर्मेशन कब यूजफुल होगी? किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। कहता इफ फाइनेंशियल अच्छा ये बातें ना आपने इंपॉर्टेंट है, आपने साथ साथ हाईलाइट करते जाना है। और जिस तरह मैंने नंबरिंग की है इसी तरह आपने नंबरिंग करनी है। कहता इफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी यूजफुल। कहता इंफॉर्मेशन वो वाली यूजफुल होगी जो कि बच्चों रेलिवेंट हो एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो। उसमें क्या हो बच्चों? ये पेपर में सवाल आ सकता है जी। कहता जी इंफॉर्मेशन यूजफुल कब हो सकती है? एमसीक्यूज आएगा। आपने कहना जी इसमें दो खसूसियत पाई जानी चाहिए। कौन कौन सी? रेलिवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन।
आपने कहना जी रेलिवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। दो बातें मेरे साथ देखो, जब आप घर जाओ आपको पहले ही पता हो चीजों का, दोबारा अब घर जाके रिवाइज करो तो आपके जहन में हो। यूजफुल इंफॉर्मेशन में कितनी चीजें मेरे भाई, फेथफुल और बच्चों क्या, रेलिवेंट, और क्या बच्चों, रेलिवेंट एंड फेथफुल। रेलिवेंट का मतलब क्या, मैं आपसे पूछूं बच्चों, आपने जो है होमवर्क क्यों नहीं किया, आप मुझे जवाब ये दें, रेलिवेंट जवाब देना चाहिए। सर मुझे ये तकलीफ थी, जिस तकलीफ की वजह से मैंने होमवर्क नहीं किया। आप वो तकलीफ नहीं बता रहे, आप कह रहे हैं सर असल में बात ये है कि जब ना सीए में ना ये होता है ऐसे, जब एंड पे क्लासेस चल रही होती हैं तो सर असल में प्रेशर बहुत आता है। मैं कहता हूँ आगे, सर वो प्रेशर की वजह से ना बस इसी तरह ही है, बस काम चल। मैं कहता हूँ भाई आगे बताओ ना, काम क्यों नहीं किया। सर वो असल बात ये है कि क्लास जब हुई ना शुरू, तो मैं कहता हूँ भाई रेलिवेंट बात बताओ। आप कहते सर नहीं आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ। सुने जरा सर, असल में कल जो क्लास थी ना उसमें एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैंने ना करने बैठा सर, फिर क्या उसका नाम है, मुझे आई किसी की कॉल सर, फिर मैं चला गया, फिर सर जी मैं कहूँ भाई रेलिवेंट बात बताओ, लमकाई जा रही हो बात क्या है बच्चों, रेलिवेंट नहीं है, फिर चपेट बजती है ऐसे। रेलिवेंट बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, ये नहीं कि बच्चों सवाल आपसे किया जाए बच्चों मगरिब आप जवाब दो मशरिक, भाई समझे हो। इंफॉर्मेशन यूजफुल कब होगी मेरे चांद, जब वो यूजफुल हो, जब वो क्या हो। और दूसरा फेथफुल रिप्रेजेंट, फेथफुल का मतलब क्या होता है जी, सच्ची बात, वफादार। वाह जी वाह, वफादार भाई, वफादार पे कितना आ गया जी। फेथफुल का मतलब है सही बात करना, सही है जी, ईमानदारी, इसका मतलब ये होता है फेथफुल, सही, गलत बयानी ना करना। तब इंफॉर्मेशन क्या होगी बच्चों, आप देखो मेरी बात सुनो, इसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको एक लफ्ज की वजह से आपके पॉइंट्स चेंज हो जाने हैं। सवाल मेरा, यूजफुल इंफॉर्मेशन कब होगी डिसीजन मेकिंग के लिए, फेथफुल और ऑनलाइन वालों ने कहना सर जी गिव इट टू। अच्छा जी आगे कहता था यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इनहैंस्ड। कहता जी अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल है तो उससे क्या होता है, इनहैंस होता है। क्या कहता जी, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन इनहैंस हो जाती है, इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है, बेहतरी आती है। कब, इफ इट इज कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली बच्चों, और अंडरस्टैंडेबल। और बच्चों क्या, अब दूसरा सवाल पेपर में आ जाएगा, कहता जी इंफॉर्मेशन जो है ना वो यूजफुल तो होनी चाहिए, जब फेथफुल होगी या क्या होगी बच्चों, रेलिवेंट। कहता इसमें ना बेहतरी कब आएगी, निखार कब आएगा इंफॉर्मेशन में, जब आप कहेंगे उसमें 4 बातें, 3 नहीं 4 बातें। कितनी बातें बच्चों, 4 बातें। कौन कौन सी, कंपेरेबल, क्या मेरे बच्चों, वेरीफाइबल। कंपेरेबल का मतलब क्या, कंपेरेबल भाई जिस तरह आप रेशोज हैं, रेशो, अभी हम रेशोज के चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, साथ साथ लिंकेज हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट पिछली दफा 30%, इस दफा 35%। अब भाई इनको आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन है एक, पिछली दफा इतना, इस दफा इतना, ये इंफॉर्मेशन है। क्या है मेरे भाई, ये इंफॉर्मेशन है, क्या है, ये कंपेरेबल है। इससे क्या होगा बच्चों, आपकी इंफॉर्मेशन में निखार आएगा, बेहतरी आएगी। वेरीफाइबल क्या, पिछली दफा 30 था, इस दफा आप कहते हैं मेरा 40% ग्रॉस प्रॉफिट है, भाई वेरीफाई करो। ऑडिटर हो आप, ऑडिटर, भाई कैसे सेल प्राइस बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई, क्या हुआ, वेरीफाइबल। नहीं वो तो रीजन है, मैं कहता हूं वेरीफाई, आपने कहा बल्क डिस्काउंट मिला, मैं कहता हूं वेरीफाई करवाएं, कहां प्राइस क्या, किधर इनवॉइस है, भाई बात समझे हो। तीसरा टाइमली, क्या बच्चों, टाइमली। मैं कहूं बच्चों मेहनत करनी चाहिए, आपके सर मानते हैं, लेकिन सर अभी नहीं करनी, अगली टर्म में करेंगे। वक्त टाइम पे, वक्त पे, हर काम वक्त पे अच्छा लगता है मेरे भाई। जो आप टिटो पार्टीज कर रहे हो छोड़ दो, सही है जी, हर काम वक्त पे नहीं, वो ये नहीं कि वक्त, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब नहीं वक्त पे भी नहीं, वो काम वक्त पे भी नहीं अच्छा लगता, वो वाला जो तुम कह रहे हो। टाइमली का मतलब है जी हर चीज का कोई टाइम होता है। क्या होता है बच्चों, अब सुनो, यूजफुलनेस इनहेंस कब होगी, जब उसमें 4 चीजें, कंपेरेबल हो, वेरीफाइबल हो, टाइमली हो, अंडरस्टैंडेबल हो।
ये ना हो कि भाई लिखे मूसा पढ़े खुदा, भाई कि अब आपने जो चीजें लिखी हैं वो क्या उसका नाम है पता ही नहीं है, आपसे पूछें भाई आपने क्या लिखा है, सर मुझे खुद कोई नहीं पता ये मैंने क्या लिखा है। भाई अंडरस्टैंडेबल हो, क्या हो बच्चों, इंसानों वाली इंफॉर्मेशन बनानी है, क्या करनी है, इंसानों वाली। जी हाँ मेरे भाई दो बात, तवज्जो 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 मेरे मासूम दोस्तों, इंफॉर्मेशन यूजफुल कब होती है, जब उसमें दो चीजें पाई जाएं। अच्छा मैं ये चाहता हूं आपको ना रट्टी हो ये चीजें, फेथफुल एमसीक्यूज बनते हैं, फेथफुल और मेरे भाई और रेलिवेंट। और मेरे भाई अब मुझे बताएं जी, इसमें निखार के पैदा होता है इंफॉर्मेशन में, इनहेंस चार चीजें, कंपेरेबल, टाइमली, वेरीफाइबल, अंडरस्टैंडेबल। वाह 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 वाह। अगली बात भाई ये बंद कीजिएगा एक मिनट जरा, ये गाजर का हलवा मांग जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई कह रहे थे गाजर का हलवा खिलाएं, मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने इन्हें बताया गाजर का हलवा बनता कैसे है। द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर, द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर, जी ये वाली, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा अब सुनना बच्चों, सुनना अगली बात सुनना भाई, सर रजीम को क्या इनका क्लास खुल के पढ़ाएं आज, मैं जरा 3 बजे का टाइम दिया ना, हम 3:15 पे जाएंगे, इनको जरा 15 मिनट और पढ़ा लूँ मैं, ठीक है। हाँ जाए जरा, सर नदीम को मैसेज देने के, सर कह रहे हैं कि जरा थोड़ा ना खिंच दो काम जी। कहता इट मींस इंफॉर्मेशन मस्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्डर फॉर इट टू बी यूजफुल फॉर, अब मेरी बात सुनना, कहता जी अब सुनना भाई, बात सुनना। कहता द आईएएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बयान किया, डिस्क्राइब किया फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और कहता इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ऐसे ही है बच्चों, हमने ऊपर भी ये बातें पढ़ी ना, एक है जी फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है जी इनहेंस कैसी होती हैं। आओ बच्चों अब पहली बात वो किसकी करने लगा है, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें दो बातें हम पढ़ के आए हैं ऊपर, बताओ शाबाश, रेलिवेंट और फेथफुल। अब फेथफुल का मतलब, अच्छा रेलिवेंट, ये बच्चों आपने सिर्फ इतना पढ़ना है, इंफॉर्मेशन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन द डिसीजन मेड बाय यूजर। कहता है जी इस तरह रेलिवेंट, हाँ बाकी काट दो, जरूरत नहीं है बाकी काट दो भाई, सिंपल सी बात है, ये उसने ऐसे आपको समझाने के लिए बात की ना, उसने कौन सा रेलिवेंट की डेफिनेशन आपसे लिखवानी है, वो इसको रट्टा नहीं लगाना, एक दो दफा पढ़ना है जी। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कब होगी बच्चों, जब उससे कोई नतीजा अखज कर सकें आप, ऐसे ही है ना मेरे भाई जी। कहता था रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटीरियलिटी। बच्चों मटीरियलिटी कहते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को, किसे कहते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को किसे कहते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट इफ ओमिटिंग इट, इसे गायब करना, और मिसस्टेटिंग इट का मतलब है गलत बयानी करना। लिखो भाई, ओमिशन का मतलब गायब करना। बच्चों कोई भी चीज मटीरियल तब बनती है, कोई भी चीज मेरे चांद मटेरियल तब बनती है जब मेरे मासूम दोस्तों उसके गायब करने से, उसको ना लिखने से, ना बताने से, या उसे गलत लिखने से स्टेक होल्डर का डिसीजन क्या हो जाए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की बात को कहते हैं बच्चों, कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से बच्चों स्टेक होल्डर, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन चेंज हो जाए, भाई वो क्या है बच्चों, मटेरियल है। क्या है बच्चों, मटेरियल है। क्या है बच्चों जी। पोटेंशियल स्टेक होल्डर का लफ्ज आपने सुना होगा, पोटेंशियल का मतलब वो जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी में करनी है। उन्होंने कहा जी अगर कंपनी में 1 मिलियन, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, ये नहीं कहा कितनी, उन्होंने कहा अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हुई हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब आपको ये बात पता थी, आप मैनेजमेंट में हैं, आप मैनेजर अकाउंट्स हैं या जो भी हैं मेरे भाई, आपने क्या लॉस मेकिंग एंटिटी थी आपकी, क्या थी, लॉस आ रहा था सिर्फ 1,000 रुपए का, कितने का, सिर्फ 1,000। अब आपने ये कहना है सर जी मटीरियल ही नहीं है, नहीं, मटीरियलिटी किसी भी चीज की तब पता चलती है मेरे भाई जब उसकी वजह से लोगों का डिसीजन अफेक्ट हो। अब सुनना, अब जैसे ही हालांकि अमाउंट छोटी सी है, आपने 1000 के लॉस को किसी भी तरह आपने 500 के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से बच्चों यूजर्स का, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का डिसीजन क्या हो जाएगा, चेंज। नंबर्स नहीं बताते कोई भी चीज मटेरियल है या नहीं,
बच्चों वो इवेंट बताता है, वो ट्रांजैक्शन बताती है जी कि चीज मटेरियल है या नहीं। कहता जी ये पढ़ें, कहता जी कोई भी चीज जिसके गायब करने से, ना बताने से, छुपाने से या गलत बताने से, और ऑब्सक्यूरिंग इट यानी गलत बयानी को कहते हैं। कहता कुड इन्फ्लुएंस डिसीजन दैट यूजर्स मेक ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग एंटिटी। यानी सादा बात करूं तो, या पॉडेड में इंशाल्लाह दोबारा जाके पढ़ेंगे मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से मेरे भाई आपका डिसीजन क्या हो जाए बच्चों, चेंज हो जाए, उसको छुपाने से या गलत लिखने से। ओके मेरे भाई, इसे मटीरियल कहते हैं। ले मेरे भाई अगली बात, फेथफुल किसे कहते हैं? फेथफुल का मतलब है जी सही बात करना, गलत बयानी ना करना। ट्रू का मतलब सही, फेयर व्यू का मतलब है सही सही बातें बयान करना, बताना। कहता जी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमेना इन वर्ड्स एंड नंबर। बच्चे नंबर्स का मतलब है जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन। और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है जी, अंग्रेजियां लिखना। कहता जी टू बी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट ओनली रिप्रेजेंट रेलिवेंट फिनोमेना बट इट मस्ट फेथफुली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑफ द फिनोमेना। कहता सिर्फ अमाउंट का लिख देना सही नहीं है, बल्कि आपने ये अमाउंट क्यों लिखी, यानी किस स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखी, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक लिखी। कहता आपको ये भी बताना पड़ता है। वो आप अंग्रेजियों में बताते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फलां मेथड इस्तेमाल किया, हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल, ये पॉलिसी एस्टीमेट्स आप बताते हैं ना बच्चों। ये वो कहता है आपने फिनोमिना भी बताना है। क्या करना है? दैट इट परपोर्स टू रिप्रेजेंट, कि क्यों ये चीज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे। ऑल्दो अच्छा रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लाना भाई, सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? पेपर में सवाल आए जी यूजफुल इंफॉर्मेशन में क्या चीजें दो, आपने कहना फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को कहते हैं ना। इनहेंसमेंट में आगे 4 चीजें आ जाएंगी, उनको बयान किया होगा। कहता ऑल्दो इन मेनी सर्कमस्टांसेस द सबस्टेंस ऑफ एन इकोनॉमिक फिनोमेना एंड इट्स लीगल फॉर्म आर द सेम। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। छोड़ दी क्लास उन्होंने? अच्छा चलो हम 5-7 मिनट में खत्म करते हैं। बच्चों को क्या कहते हैं बच्चे? बाय राइट। अच्छा उन बच्चों को काम दो, चलो कोई नहीं। अच्छा कहता है सबस्टेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है? सबस्टेंस का मतलब होता है रियलिटी। क्या बच्चों? ये बनाओ बनाओ। ओवर फॉर्म का मतलब होता है लीगल फॉर्म। क्या होता है बच्चों? लीगल फॉर्म। बनाओ ना चांद इस तरह शक्ल बनाओ। भाई मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है जी, जी। सबस्टेंस ओवर फॉर्म। क्या बच्चों? सबस्टेंस ओवर फॉर्म। जी जी एमसीक्यूज आते हैं ये। तो थ्योरी वाले क्या? थ्योरी वाले सवाल जो है ना वो इसमें से रट्टा नहीं आता कि सबस्टेंस ओवर फॉर्म की डेफिनेशन लिखें, ये नहीं आते। रेलिवेंस क्या होती है, ये नहीं आते। वो क्या पूछेगा इसमें से, ट्रू फॉल्स पूछ लेता कभी कभी। हाँ कभी कभी क्या पूछता है जी, जिस तरह वो कहता है जी बताएं क्या चीज एसेट है क्या नहीं है। सही है जी। कभी कभी पूछता है जी अभी हमने कुछ चीजें पढ़नी है ना, साथ साथ डेफिनेशंस नहीं पूछता, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है चीजों को, याद। सही है जी। फिर एमसीक्यूज पे पूछता है बताएं जी एनहांसमेंट कैसी होती है यूजफुल इंफॉर्मेशन में, इस तरह की बातें पूछता है। आगे कहता सब्सटेंस ओवर फॉर्म में 2 चीजें होती हैं। सब्सटेंस का मतलब रियलिटी, ओवर फॉर्म का मतलब लीगल फॉर्म। अब मेरी बात सुनिएगा बहुत तवज्जो से। कहता आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। क्या देना है? आप सुनना जरा गौर से, मैं समझाने की कोशिश करता हूं भाई। रियलिटी में बच्चों एक घर है वो आपके नाम पे है। किसके नाम पे? आपने टैक्स से बचने के लिए, सही है जी, या अपनी इनकम को कम शो करवाने के लिए घर करने, या वैसे ही आपको इनकम आ रही है, आप कहते हैं जी अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर, आधी उधर कर रहे हैं आधी अपने नाम अपने अकाउंट में ले रहे हैं। सही है मेरे भाई। हालांकि स्पाउस जिसे कहते हैं, हालांकि मेरे मासूम दोस्तों वो इनकम है किसकी रियलिटी में? आपकी इधर। लेकिन लीगली देखा जाए तो बच्चों वो काउंट किसके में जा रही है? वाइफ के, स्पाउस के। ओके मेरे भाई। और दूसरी बात अगर मैं करूं, और मेरे भाई अगर मैं दूसरी बात करूं, आपके लिए तो वाइफ होगी नहीं मेरे भाई, स्पाउस यू नो। अच्छा अच्छा अब सुने मेरे भाई, सुने बात सुने। दूसरी बात है, अच्छा जी, अच्छा दूसरी बात मेरे भाई, दूसरी बात। कभी कभी ऐसा होता है लोग ना ट्रांजैक्शंस को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? घर आपका है, क्या है? आपके नाम पे है। सही है भाई।
गाड़ी आपकी है, लेकिन आपने अपने वाइफ के नाम पे या जो भी आप कहते हैं उसे स्पाउस, ये वो, आपके लिए तो स्पाउस का मतलब वाइफ ही है ना जी। अच्छा भाई, आपने उनके नाम पे क्या कर दी है बच्चों जी, ट्रांसफर कर दी है। लीगली किसके नाम पे है? वाइफ के नाम पे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है बच्चों? आपकी है। क्या है बच्चों? इसलिए मेरे भाई इधर देखना, अकाउंटिंग में ये असूल होता है बच्चों, अकाउंटिंग में असूल होता है कि भैया आपने ना रियलिटी को देखना है लीगल फॉर्म। कहता नॉर्मली कहता जी, हम कहते हैं ना ऑनरशिप किसकी है, कहता कभी कभी ऐसा होता है लोगों ने जानबूझ के ऑनरशिप किसी और के नाम पे चीज करवाई होती है, कंट्रोल उस चीज पे उन्हीं का होता है। ये बात समझ आती है भाई? तो कभी कभी बच्चों सब्सटेंस ऑफ और ओवर फॉर्म का मतलब ये है रियलिटी कुछ और है और लीगल फॉर्म क्या है बच्चों? कुछ और है। तो याद रखना, अगर इन दोनों में तजाद आए तो हमेशा रियलिटी को एज मिलता है। किसको एज मिलता है बच्चों? समझ आई सब्सटेंस ओवर फॉर्म की? सब्सटेंस ओवर फॉर्म की समझ आई मेरे भाई? रियलिटी कुछ और है और लीगल फॉर्म कुछ और है। सही है मेरे भाई? वैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है, रियलिटी जिस तरह उसने कहा, कहता नॉर्मली रियलिटी और लीगल फॉर्म सेम होती है। क्या कहता? बट व्हेन दिस माइट नॉट बी द केस, जब मेरे भाई ये वाला केस ना हो तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? इसको कहते हैं मेरे भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म। किसे कहते हैं बच्चों? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हकीकत कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है। सही है मेरे भाई जी? जब ये वाला सिनेरियो हो तो मेरे भाई आपने हमेशा रियलिटी देखनी है। क्या करना है मेरे भाई? अच्छा, आगे मेरे भाई, आगे 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 कहता जी टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब ये सवाल आता है पेपर में, कहता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में कितनी खसूसियात। अब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की एक्सप्लेनेशन देने लगा है। किसकी बच्चों? हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। पहली चीज मेरे भाई हमने पढ़ी इंफॉर्मेशन यूजफुल कब होगी, रेलिवेंट और फेथफुल। फिर हमने पढ़ा मेरे भाई ये इनहेंस कब होगी, इसमें ये इंफॉर्मेशन में इजाफा कब होगा, ये यूजफुल ज्यादा कब होगी, जब चार चीजें हों, वेरीफाइबल, टाइमली जी बच्चों, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। आगे बताने लगा है यूज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में कितनी चीजें पाई जानी चाहिए। आपने कहा ना कंप्लीट होनी चाहिए, मुकम्मल बात हो। क्या हो बच्चों? आपने कहा ना न्यूट्रल हो। सही है बच्चों? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों? ना इधर के ना उधर के, आपने इंसाफ में मबनी बात करनी है जी। फ्री फ्रॉम एरर, गलतियों से पाक, शफाफ। ये तीन चीजें किसी भी चीज में पाई जाएंगी तो आप उसे क्या कह दोगे बच्चों? फेथफुल। अब ये याद करनी है। क्या करनी है बच्चों? याद करनी है। क्या करनी है मेरे भाई? अब आगे आ जाए। कहता इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो चार बातें नहीं थी, वेरीफाइबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इनको ज्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, ये ठीक है, बस नाम का पता आपको पता ना, बताना कंपेरेबल का मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल, यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इस तरह की हो को कंपैरिजन करने के काबिल हो। वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या हो भाई? अगर मैं आपसे पूछूं ये आपने अमाउंट लिखी है, ये कहां से, किस स्टैंडर्ड, आप वेरीफाई कर सके। सही है? आप मुझे कहते हैं सर ये मैंने जो परचेजेज लिखी मैंने इतने की लिखी, मैं कहूं यार पिछले साल तो इतनी थी, आपने कहा सर इस साल ना हमें डिस्काउंट मिला, मैं कहूं कहां डिस्काउंट मिला, आपने सर ये देखें पिछले साल की इनवॉइस इस साल की। इसे मेरे चांद क्या कहते हैं? वेरीफाइबिलिटी। टाइमलीनेस किसे कहते हैं? कहते हैं जी टाइमली इंफॉर्मेशन दी हो। सही है भाई? ये ना हो कि डेटा आज मांगा है आप साल के बाद दे रहे हो। सही है भाई जी? अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है यार ये जरूरत नहीं है पढ़ने की, जरूरत नहीं है पढ़ने की। अंडरस्टैंडेबिलिटी का चांद मतलब क्या है? चीजें ऐसी, आपने इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है कि उसे आसानी से समझा या समझाया जा सके। ओके मेरे भाई? अच्छा, अब ये बातें जो है ना मेरे चांद, ये बातें जो है ये अब आपको भूल जानी है। इसके लिए आपको लिए ये मेरे भाई तोहफा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीजें होती हैं मेरे मासूम दोस्तों। कितनी मेरे भाई? आप तस्वीर ले लो फिर घर से बना लेना। इधर सुनो बात, तस्वीर ले लो, पहले समझ लो ना मैंने लिखा क्या, पहले समझ तो लो ना। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होना चाहिए? रेलेवेंस, फेथफुल। फेथफुल में तीन चीजें अभी पढ़ी, अब ये समरी बन गई, वरना कौन इसे याद रखेगा भाई? फेथफुल में कितनी चीजें होनी चाहिए? उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों अगर लफ्ज आ जाए इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, उसमें चार चीजें होती हैं, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, और अब ये मेरे चांद आपकी समरी बन गई। ठीक है मेरे भाई? सही है?
ओके भाई, अब ये देखो ना, ये एमसीक्यूज में ये चीजें आती हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। अब ये मेरे चांद तुम्हारी समरी बनी, अब इसको देखना, उसको नहीं देखना आपने। लो मेरे भाई, ओके सर, अब आपने उधर नहीं देखना, अब ये आपने 5 दफा पढ़ना था कि एमसीक्यूज आए तो क्या हो जाए चांद। ओके भैया, चलें शाबाश। अच्छा जी, ले मेरे भाई, ये वाला मैं भी पेंडिंग कर रहा हूं, कॉस्ट कंस्ट्रेंट, ये मैं मेरे चांद अभी पेंडिंग कर रहा हूं भाई। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे आइएगा। कहता जी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, आपने किस चीज को कब रिकॉर्ड करना है, किस चीज को कब। कहता ओनली आइटम्स दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट लायबिलिटी इक्विटी आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लायबिलिटी को कब रिकॉर्ड करना है, जब आपकी जिम्मेदारी बन जाए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जब एसेट को कब रिकॉर्ड करना है, जब बच्चों प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स और कंट्रोल या ऑनरशिप हो। ऐसे ही है, इक्विटी को कब रिकॉर्ड करना है, जब ऑनर घर से कोई चीज ले आए। सही है बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं। However, not all items that meet the definition of one of those elements are recognized. कहता जी not all items that meet the definition of one of those elements are, कहता जरूरी नहीं है कि सारी ये जो आपको बातें बताई है ना, कहता कोई चीज एसेट में चली जाएगी, कोई चीज चली जाएगी इक्विटी में, कोई चीज चली जाएगी लायबिलिटी। जरूरी नहीं है कोई एक चीज सारों में जा रही हो। बात समझ आई। कहता नॉट रिकॉग्नाइजिंग एन आइटम दैट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स make the statement of financial position and performance less complete and exclude useful information। यार ये सारी बातें यार ये दफा जरूरत नहीं है पढ़ने की, नहीं बिला बिला बातें की जरूरत नहीं है। काम की बात पढ़ो ना, काम की बात पढ़ो। नीचे एग्जांपल पढ़ो, ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग 5 मिलियन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द कंपनी। बताओ एसेट है या नहीं है ना भाई। इकोनॉमिक रिसोर्स आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी ऑनरशिप है। यार हमें कहानियां सुनाइए भाई, काम की बात पे आओ ना। बच्चा कहता है यार पता नहीं सब्जेक्ट कितना मुश्किल हो गया। ए फ्लीट ऑफ ट्रक्स, फ्लीट ऑफ ट्रक का मतलब क्या होता है जी? जी काफी ज्यादा ट्रक्स ना। कहता वैल्यूइंग 100 मिलियन कंट्रोल बाय एन अदर कंपनी। ये एन अदर कंपनी का एसेट है, आपका नहीं है भाई। ए हाईली स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन ऑफ 12.5 मिलियन। ये स्किल्ड लेबर आपके इकोनॉमिक रिसोर्स तो है चांद, लेकिन बोलो शाबाश ऑनरशिप नहीं है, तो ये एसेट नहीं है। ये पढ़ लीजिएगा नीचे। ओके, एबीसी कितने गई? एबीसी एसोसिएट्स रिसीव्ड रुपीस 1,60,000 इन कैश। कहता ऑन 20 दिसंबर 2004 फ्रॉम आरएम इंटरप्राइज। मैं बताता हूं। कहता इन रिटर्न फॉर हैविंग प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस ड्यूरिंग 2004। कहता जी इनको ना ये 1,60,000 मिला। क्यों मिला? कहता इन्होंने कोई मशवरा दिया था। क्या दिया था बच्चों? एडवाइस दी थी। इसका मतलब एक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बताओ बच्चों इधर आके, कहता एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू रेलेवेंट डेफिनेशन। ये कौन सा एलिमेंट बच्चों इफेक्ट हुआ? भाई जब पैसे मिले कैश डेबिट एसेट, और मेरा ख्याल है इनकम होगी ना, कंसल्टेंसी सर्विसेज फी इनकम होगी। पढ़ लोगे मेरे चांद ये? अच्छा, briefly identified। कहता whether and how your answer could change if the cash received have been received for financial advice to be provided in 2005 फाइनेंशियल ईयर। कहता आपने ना पैसे जो आपको मिले हैं ना, ये अगले काउंटिंग पीरियड के आपने ले लिए। अब मुझे बताओ भाई, अब ये कैश डेबिट इनकम क्रेडिट नहीं बल्कि लायबिलिटी क्रेडिट। ये पढ़ लो कि चांद इधर, ये हमें लंबी चौड़ी कहानियां सुनाई है उसने। ले मेरे भाई, कहता विच ऑफ द अबव वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस और एसेट। एक्सपेंस रिकॉर्ड करना या एसेट। एन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड टोटलिंग 1,20,000 अगेंस्ट द रेंट। भाई बच्चों ये मैंने नहीं बताना, ये एक्सपेंस है भाई। सही है ना। पेमेंट जो करोगे कैश क्रेडिट ये एसेट है और रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर इंकर ऑन रिपेयर, बच्चों ये मैंने नहीं, मैं बताऊं अब आपको। कैश क्रेडिट रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट, कैश एसेट है जी, वो कम हो गया और आपके एक्सपेंस भी क्या, एक्सपेंस बढ़ गया। कहता देयर हैज बीन अ लीगल डिस्प्यूट। कहता लीगल कोई झगड़ा हो गया बिटवीन एंटिटी एंड इट्स कस्टमर एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स द आउटफ्लो ऑफ 2 लाख रुपया। अब बच्चों लीगल एक्सपेंस डेबिट और कैश या पेएबल होगा मेरा ख्याल है, अभी पैसे दिए थे नहीं ना, लायबिलिटी पेएबल होगा ना। कहता एंटिटी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस एंड द सेम वाज सोल्ड फॉर कितने का? जब परचेज किया होगा आपने कैश क्रेडिट परचेजेस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। जब चीजें बेची इनकम बढ़ गई, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कर लोगे मेरे चांद? हासियां खेड़ियां कर रहे हैं आपके साथ ये।
चीज को आप डी रिकॉग्नाइज कब करते हो? चीज को आप, भाई देखो ये तो आसान है ना। कहता जब आप बच्चों जब आपने उससे जो बेनिफिट लेना था ले लिया, या इधर कहता है जब आपने कंट्रोल लूज कर दिया, अब चीज आपकी नहीं रही, यानी आपने बेच दी, डिस्पोजल। कहता जी फॉर लाइफ एसेट के बारे में क्या सूद है बच्चों? जब चीज आपकी नहीं रही ना। कहता फॉर लाइबिलिटी, जब आपने लाइबिलिटी पे कर दी। कहता व्हेन द लाइबिलिटी नो लॉन्गर हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कहता जो आपकी जिम्मेदारी थी अब वो जिम्मेदारी नहीं रही, यानी पे ऑफ हो गई ना। सही है भाई, या अगले ने माफ कर दिया, जो भी हुआ बहरहाल। अब बात समझ आई बच्चों? आगे कहता व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी इज सोल्ड और डिस्ट्रॉयड इट वुड बी, यार ये बातें यार क्या कर रहे हैं यार। चलें इधर तक रखते हैं बस, ठीक है बच्चों? चलें जी, ओके बच्चों, इजाजत दीजिए, इधर तक रखते हैं। अब ये खत्म नहीं हुआ, अब ये खत्म नहीं हुआ, तकरीबन इस पे पौना घंटा 1 घंटा लगना है और। ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।